हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं रजनी पाठक आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपके लिए लेकर आई थी यूपीएससी क्रैश कोर्स, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे थे इतिहास की विषय वस्तु। इतिहास की विषय वस्तु में हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने देखा ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत देखा था कि साहित्यिक स्रोत, जिसमें कि वेद, पुराण, जैन ग्रंथ, धर्म बौद्ध ग्रंथ यानी धार्मिक ग्रंथ आते हैं। दूसरा देखा था कि विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसमें कि मेगास्थनीज आया और जितने भी विदेशी यात्री आए उनके द्वारा इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। इस तरह से जिनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उनके आधार पर हमने इतिहास की विषय वस्तु का अध्ययन किया। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत देखे, फिर आगे देखा ऐतिहासिक काल विभाजन, जिसमें देखा हमने पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा हमने ऐतिहासिक काल की संस्कृतियाँ, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। फिर आगे देखा कि ताम्रपाषाण काल संस्कृति। इस तरह से हमने कई प्रकार की संस्कृतियाँ देखी, जिसमें वैदिक संस्कृति भी प्रमुख थी। फिर हमने आगे देखा महाजनपद काल, जिसमें हमने 16 जनपदों की राज्य और राजधानी देखी, उनका क्षेत्र क्या है वह सब देखा। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महाजनपद काल पर होने वाले शासक और शासनकाल, जिसमें कि 6ठी ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का राजनीतिक विस्तार है। जिसमें पहला जो शासक है वह हर्यंक वंश से स्टार्ट होता है, जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व उसका शासनकाल रहता है, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार काशी एवं अंग महाजनपद पर नियंत्रण और वैवाहिक संबंध के द्वारा इसने अपना राज्यभार बढ़ाया, यानी कि शासन क्षेत्र बढ़ाया वैवाहिक संबंध के द्वारा। इसका पुत्र अजातशत्रु था, जिसने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। बौद्ध धर्म का अनुयायी था यह, और वज्र संघ एवं कौशल राज्य का विलय इसने कर लिया। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। ये एकमात्र शासक है जिसने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था, और उदयन अपने पिता यानी अजातशत्रु को हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसके ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और इस हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इसको शिशुनाग ने अपदस्थ कर खुद गद्दी पर बैठ गया। इसका जो अमात्य शिशुनाग था उसने अपदस्थ करके नागदशक को अपदस्थ करके खुद गद्दी पर बैठ गया। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक रहा। इसका संस्थापक शिशुनाग था। अवंती पर कब्जा किया, शिशुनाग ने अवंती पर कब्जा किया। इसका आगे इस पर उत्तराधिकारी कालाशोक होता है, जो कि 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक रहता है। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। किसके अनुसार? महावंश के अनुसार। इसका नाम पुराण व दिव्यावदान में काकवर्ण यानी काले रंग वाला काकवर्ण मिलता है। कहाँ पर? पुराण और दिव्यावदान में। किसका नाम? कालाशोक का नाम। इसने वैशाली की स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा से 323 ईसा पूर्व। नंदवंश का कार्यकाल कितना है? 344 ईसा पूर्व से 324 या 23 ईसा पूर्व। संस्थापक महापद्म नंद था। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। पुराणों के अनुसार यह शूद्र था। इसको सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा है, तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा है। इसने एक छत्र की उपाधि धारण की थी। इसके 8 पुत्र थे, जिनमें धनानंद इसका छोटा पुत्र था, जिसने इस पर शासन किया, जो कि अंतिम शासक भी था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। किसके समय में किया था? धनानंद के समय में। इसने बहुत से कर आरोपित किए, जिससे जनता असंतुष्ट थी। इसी के
दरबार में तक्षशिला के जो आचार्य चाणक्य थे वह 326 ईसा पूर्व में आए थे। किस लिए आए थे? सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था तो सिकंदर जो अंभी राजा थे उन्होंने अपना समर्पण करके और आश्वासन दिया था कि वह उनका सहयोग करेंगे भारत पर शासन करने में, भारत के राजाओं को मतलब अपदस्थ करने में, अपने शासन से हटाने में उनका सहयोग किया था। तो इसकी रक्षा के लिए यह धनानंद के पास पहुंचे थे चाणक्याचार्य, तो इन्होंने उनको अपमानित करके भेज दिया। 322 ईसा पूर्व यानी 4 साल बाद अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या थे? सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति थी जिससे निम्न गंगा के मैदान पर नियंत्रण संभव हो सका। तांबे और लोहे की खानें जो उपकरण व हथियारों के लिए आवश्यक थी वह वहाँ पर थी, इसलिए मगध और शक्तिशाली राज्यों पर कर आया सामने। उसी वक्त जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो आक्रमण बहुत सारे हो रहे थे भारत में, जिनमें कि एक तरफ था हकमनी ईरानी आक्रमण, दूसरी तरफ था यूनानी आक्रमण। हकमनी ईरानी आक्रमण के अंतर्गत है साइरस द्वितीय जो कि 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व उसका शासनकाल है। इसके बाद दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया जिसे डेरियस प्रथम भी बोलते हैं। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता प्राप्त हुई। किसको? दारा प्रथम को। इसके बाद क्षयार्ष अथवा जरक्सीन, यह दारा का पुत्र था। इसने अपने पिता का साम्राज्य सुरक्षित रखा किंतु यह यूनानियों द्वारा परास्त किया गया। इसने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया था। किसने? दारा के पुत्र ने। यूनानी आक्रमण फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना। 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक कौन बना? फिलिप द्वितीय जो कि सिकंदर का पिता था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर 20 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा और उसी वक्त उसने मकदूनिया का शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसको स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन किया। किसने? आम्भी ने। जैसा हमने अभी चर्चा की थी धनानंद के समय में, जब आम्भी ने उसका तक्षशिला का वो था शासक, उसने समर्पण कर दिया तो वहाँ के आचार्य चाणक्य धनानंद के पास पहुँचे कि भारत पर आक्रमणकारी आ रहे हैं तो तुम बहुत शक्तिशाली शासक हो और उस आक्रमणकारी से युद्ध करके उसको परास्त करके उसको भगा दो, भारत में आक्रमण न कर पाए। लेकिन धनानंद ने उनका उल्टा अपमान करके शासन मतलब वहाँ से निष्कासित कर दिया। तो चाणक्य जब बाहर निकलते हैं और अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से फिर उसे अपदस्थ कर देते हैं धनानंद को 4 साल बाद। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जब आक्रमण किया था उसी वक्त यह सेल्यूकस निकेटर को सेनापति को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जल सेनापति नियार्कस था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर तथा पोरस के बीच हेडेस्पीज का युद्ध हुआ, वितस्ता का युद्ध हुआ। हेडेस्पीज यानी वितस्ता का युद्ध हुआ। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कितनी वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई। मौर्य वंश का संस्थापक 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश रहता है। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। माता का नाम मूर था जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य है, इसलिए इसको मौर्य वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे इसको लेकर मतभेद है, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से उसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का शासनकाल है। धनानंद की हत्या इसने की। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया
और राज्य क्षेत्र इसका किसका, मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य क्षेत्र है कंधार व हिंदकुश से लेकर बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक के ब्रह्मगिरी तक। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यह यहाँ काफ़ी समय तक रहा। इसने इंडिका पुस्तक लिखी। यहाँ की भारत के जो आंखों से देखा सुना उसके आधार पर उसने भारत के इतिहास का वर्णन इंडिका पुस्तक में किया। इसने अपने अंतिम समय में भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग कर दिया। उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है जो कि 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था यह। इसे अमित्रघात भी कहते हैं, यानी शत्रु विनाशक। सीरिया के शासक द्वारा डायमिकस को दरबार में भेजा गया था। किसके दरबार में भेजा गया था, बिंदुसार के में। बिंदुसार और बिंबसार दोनों अलग अलग शासक हैं। बिंबसार हर्यक वंश का शासक है जबकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी मौर्य वंश का शासक है। इसे अमित्रघात भी कहते हैं। सीरिया के शासक द्वारा डायमेकस को दरबार में भेजा गया। मिस्र के शासक ने डायनीसियस को दरबार में भेजा। किसके दरबार में भेजा, बिंदुसार के दरबार में। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक शासक बनता है जो कि 269 से 232 ईसा पूर्व, 269 यानी 269, 232 ईसा पूर्व अशोक बिंदुसार का पुत्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासन लिया था, शासन पर अधिकार किया था और सिंहली अनुश्रुति के अनुसार 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इसने शिक्षा उपगुप्त द्वारा ली, सांची स्तूप का निर्माण कराया और राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ है अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में रक्तपात के कारण बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने कलिंग युद्ध जब हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था, उसके कारण इसको विरेचन हुआ और इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और सदा के लिए युद्ध नीति को त्याग दिया। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ। तो इस प्रकार हमने देखा 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का राजनीतिक विस्तार, जिसमें देखा हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और इसके बाद देखा हमने मौर्य वंश, जिसमें बीच में हमने भी देखा कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए। हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन और अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश में संस्थापक शिशुनाग था और इसके बाद कालाशोक आता है और इसका अंतिम शासक नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद है। इसके पश्चात इसका पुत्र धनानंद शासक बनता है और इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम संस्थापक है, जिसकी नाम मौर्य वंश का नाम उसकी मां मूर के नाम पर हुआ है, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक शासक बनता है और फिर अंतिम शासक मौर्य वंश का वृहद्रथ था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये राजनीतिक विस्तार देखा, जिसमें एक बार से डिवीजन द्वारा से कर लेते हैं। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व था। संस्थापक बिंबसार। बिंबसार काशी एवं अंग महाजनपद पर नियंत्रण किया। इसने वैवाहिक संबंध बनाए। अजातशत्रु पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वज्रसंघ एवं कौशल राज्य का विलय किया इसने। उदयन पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। पाटलिपुत्र की स्थापना की और अंतिम शासक नागदशक। किसका अंतिम शासक? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। इसको शिशुनाग ने अपदस्थ कर खुद गद्दी पर बैठा। इसका जो अमात्य था वो इसको अपदस्थ करके खुद गद्दी पर बैठा। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। संस्थापक शिशुनाग। अवंती पर कब्जा किया। इसके पश्चात कालाशोक आता है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। महावंश के अनुसार शिशुनाग
की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है। इसका नाम पुराण व दिव्यावदान के कार में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन है। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व और कलिंग पर विजय। पुराणों के अनुसार यह शूद्र था। इसको सर्वछत्रांग क्षत्रियों का संहार करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा। इसने एक छत्र की उपाधि धारण की। इसके 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था। अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। इसने बहुत से कर आरोपित किए जिससे जनता असंतुष्ट थी। इसी के दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आए थे जो कि इसके द्वारा अपमानित हुए। 322 ईसा पूर्व यानी 4 साल बाद अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, जिसका कारण कुछ भौगोलिक स्थिति भी थी और वहां पर तांबे और लोहे की खानें भी थी। इसके पश्चात हमने बीच में देखा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण भी चल रहे थे मौर्य शासनकाल में। धनानंद 326 के ईसा पूर्व के आसपास इस पर आक्रमण भी चल रहा था, जिसमें हकमनी ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण प्रमुख हैं। साइरस द्वितीय 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। उसके पश्चात दारा प्रथम डेरियस प्रथम करता है, जो कि भारत पर आक्रमण करने में उसे सफलता मिलती है। इसके बाद उसका पुत्र क्षयार्ष अथवा जरक्षीस, यह दारा का पुत्र था। इसने अपने पिता का साम्राज्य सुरक्षित रखा, यानी जो उसने जीता था उसके पिता दारा प्रथम ने उसको सुरक्षित रखा, किंतु यह यूनानियों द्वारा परास्त हो गया। हमने आपको बताया हकमनी ईरानी आक्रमण हुआ था और यूनानी आक्रमण। हकमनी ईरानी आक्रमण में यह दारा प्रथम था जिसका पुत्र क्षयार्ष था, जिसको परास्त किसने किया? यूनानी आक्रमणकारियों ने। इसने अपनी फौज में भारतीयों को भी शामिल किया था। किसने? दारा प्रथम के पुत्र क्षयार्ष ने। यूनानी आक्रमण फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था 359 यानी 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर 20 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 329 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उसके 3 साल पश्चात भारत में आक्रमण करने आ गया, यानी 23 वर्ष की अवस्था में। कितना छोटा था, इससे कुछ मोटिवेशन भी मिल सकती है सिविल सर्विस एस्पिरेंट को। मकदूनिया शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में किया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया। जब इसने आत्मसमर्पण कर दिया था आम्भी ने सिकंदर के साथ, तो आम्भी था तक्षशिला का शासक। तो तक्षशिला के जो आचार्य चाणक्य थे वह सहयोग के लिए धनानंद के पास पहुंचे, लेकिन धनानंद ने क्या किया? उनका अपमान करके निष्कासित कर दिया, वहां से निकाल दिया अपने दरबार से। तो चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से 4 वर्ष बाद धनानंद पर आक्रमण करते हैं और धनानंद पर आक्रमण करने के पास मगध पर साम्राज्य स्थापित होता है चंद्रगुप्त का, और चंद्रगुप्त के द्वारा सभी आक्रमणकारियों को बाहर निकाल दिया जाता है और एक भारतवर्ष की स्थापना होती है। उसी भारतवर्ष, जो अखंड भारतवर्ष की कल्पना की जाती है आज के युग में, उसी अखंड भारत की कल्पना की जाती है। इसके शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर इसके सेनापति को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। जल सेनापति नियारकस था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर तथा पोरस के बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम था हेडेस्पीज का युद्ध, यानी वितस्ता का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी, जो कि बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। आप लगा सकते हैं सब। 23 वर्ष की अवस्था में इसने भारत पर आक्रमण किया और 10 साल इधर उधर भटकते हुए प्राण गंवा दिए। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश रहता है, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है। मौर्य वंश के शासक यानी उसकी माता के नाम पर ही इसका वंश का नाम रखा गया।
मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे, इसको लेकर मतभेद है, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से इसे मौर्य क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है। इसने धनानंद की हत्या की थी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। राज्य क्षेत्र इसका कंधार व हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक के ब्रह्मगिरी तक। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को इसके दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा, जिसने भारत की भ्रमण करके जो देखा सुना उसके आधार पर भारत के इतिहास को इंडिका पुस्तक में समाहित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। इसके पश्चात इसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसे अमित्रघात भी कहते हैं, यानी शत्रु विनाशक। सीरिया के शासक द्वारा डायमिकस को दरबार में भेजा। सीरिया के शासक द्वारा डायमिकस को दरबार में भेजा गया था बिंदुसार के, और मिस्र के शासक द्वारा डायनेसियस को दरबार में भेजा गया था। इसके पश्चात इसका उत्तराधिकारी अशोक होता है। 269 यानी 269 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल रहता है, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। जैन श्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध राज्य ग्रहण किया था, मगध पर शासन का अधिकार कर लिया था। और सिंहली अनुश्रुति बोलती है कि उसने 99 भाइयों की हत्या करके अपना सिंहासन हड़पा था। इसने शिक्षा गुप्त द्वारा ली थी। इसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। राजतरंगी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जब रक्तपात हुआ था तो उससे उसने त्याग पत्र दे दिया युद्ध नीति को और बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म में ही उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और वहीं अपने शरीर को त्याग दिया। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है। तो इस प्रकार हमने देखा 6 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक राजनीति विस्तार। आगे हम देखेंगे इसके आगे का मौर्य उत्तरकाल, फिर गुप्त काल, गुप्त उत्तरकाल। इस तरह से हम आगे सीरीज़ को बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।